जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक्चुअल में 2 डायमेंशन प्रॉब्लम है, ठीक है? मोशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशन, दूसरे को कहेंगे 2 डायमेंशन और तीसरे को कहेंगे 3 डायमेंशन, ठीक है? जी सर। अगर कोई पार्टिकल या बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है? जी सर। जैसे कोई पतली सी गली में मूव करे, तो ऐसा मोशन 1 डायमेंशन मोशन कहलाता है, ठीक है? जी सर। अगर कोई पार्टिकल या बॉडी किसी फील्ड में मूव कर रही हो, जैसे फुटबॉल को अगर हम हिट कर दें, तो फुटबॉल जो है ग्राउंड में मूव करता है, तो इस जी टाइप का सर। मोशन जो है वो 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। और अगर कोई स्पेस में बॉडी मूव कर रही है, जैसे कि मच्छर का उड़ना, मक्खी का उड़ना, ये कहलाएगा 3 डायमेंशन मोशन। बात समझ में आ गई? जी सर। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे 1 डायमेंशन मोशन, प्लेन में मूव करे 2 डायमेंशन मोशन, स्पेस में मूव करे तो 3 डायमेंशन मोशन, जी ठीक है? सर। तो मोशन चाहे 2 डायमेंशन हो, चाहे 3 डायमेंशन हो, अगर 2 डायमेंशन मोशन है, तो उसके मोशन को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा जी सर। अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है? अगर अच्छा। कोई पार्टी स्पेस में मूव कर रही है, तो उसको 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस, तीसरा अलोंग जेड एक्सिस, जेड ठीक एक्स। है? यस सर। ठीक है? अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सिस में मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस में मोशन को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर 3 डायमेंशन में है, तो एक्स एक्सिस पर अलग मोशन सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस पर अलग सॉल्व करेंगे, जेड एक्सिस पर अलग सॉल्व करेंगे। यस ज़रूरत पड़ी तो कंबाइन कर देंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो वहीं पर छोड़ देंगे। समझ आया? तो 2 डायमेंशन अगर मोशन है तो उसको हम ब्रेक करेंगे या एक्स और वाई एक्सिस में और देन उसको सॉल्व करेंगे। अगर मोशन 3 डायमेंशन है तो उसको हम ब्रेक करेंगे एक्स, वाई और जेड एक्सिस में। बात जेड समझ आ गई एक्स। इतनी? ठीक जी है? सर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। तो चलो एक क्वेश्चन पहले लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, जी। देखो ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन। A particle is moving in a plane with velocity given by given by v is equal to u naught I plus a omega cos omega t j, comma where I and j are unit vectors along x and y axis respectively. आगे लिखो, if particle is at origin at t is equal to 0, then the path of the particle can be given by the equation option first, y is equal to a sin omega t, option second, y square plus x square is equal to 1, option third, y is equal to a sin omega upon u naught into x, चौथा ऑप्शन है y is equal to a स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर अपान यू नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है? यस सर। तो हमको इक्वेशन फाइंड करनी है और इक्वेशन का मतलब होता है एक्स और वाई का रिलेशन। कहने का मतलब है टाइम को एलिमिनेट करना है, ठीक है? यस सर। लगाओ 1 मिनट।
हो रहा है? सर एक मिनट ट्राई करो। ठीक, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी करो। सर ये इक्वेशन बनाने वाली बात समझ में नहीं आ रही। देखो यहाँ पर जो तुमको ट्राइजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है वो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी इसकी ये है। समझा गया? जी सर। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो इधर की तरफ इसकी वेलोसिटी है वी एक्स इज इक्वल टू यू नॉट, ठीक है? जी सर। और इधर की तरफ वेलोसिटी है वी वाई इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने पार्टिकल के मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। जी सर। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है? जी सर। अब यहाँ पर दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है? मतलब इधर यूनिट वेलोसिटी से इधर इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही इसका मोशन होगा, ठीक है? वही इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। बात समझ आ गई? है? हाँ सर आगे। हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। वी एक्स की जगह पर लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू नॉट, और यू नॉट कांस्टेंट है। डी एक्स इज इक्वल टू यू नॉट डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो। एक्स इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टी प्लस एक कांस्टेंट C1, ठीक है? क्वेश्चन में कहा गया t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी ओरिजिन पर है। तो एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? x इज इक्वल टू यू नॉट इंटू टी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ आ गई? जी सर। तुमने हेडफोन नहीं लगाया क्या? तुम्हारी आवाज कट रही है। लगाया है सर। इसको देखो, इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है? जी सर। हमको बाई की फॉर्म इक्वेशन लाना है, तो ए ओमेगा कास ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट कर दो। डी वाई का इंटीग्रेशन बाई इज इक्वल टू ए ओमेगा कास का इंटीग्रेशन साइन साइन साइन। साइन ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन करते समय तो क्या होता है, कोफिशिएंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर। जी सर। ठीक है? जी सर। प्लस एक कांस्टेंट C2, ठीक? अब जी देखो सर। एट t इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो साइन 0 0 हो जाएगा, जी सर। ये भी 0 ये भी 0, तो इसका मतलब C2 की वैल्यू 0। तो बाई इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा कैंसिल a साइन ओमेगा t, ये इक्वेशन सेकंड बनी। अब इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी पता करना है। इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी का मतलब होता है x और y में रिलेशन, ठीक है? तो x और y में रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे। तो t की वैल्यू यहां से उठाकर इसमें पुट कर दो, तो इक्वेटिंग t, या पुटिंग द वैल्यू लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इनटू एक्स अपॉन यू। सेकंड, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a साइन, ये है ओमेगा, और t की जगह पे लिखेंगे x अपान यू नॉट, ठीक है? तो हमारा जो आंसर होगा ये सी वाला सही हो जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। तो ये टू डायमेंशन मोशन की प्रॉब्लम थी। जहां कहीं पर भी टू डायमेंशन मोशन की प्रॉब्लम दिखाई दे उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और थ्री डायमेंशन की प्रॉब्लम दिखाई दे, जब वो बल्कि आएगी नहीं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि बियॉन्ड सिलेबस हो जाएगा। तो वहां पर तीन पार्ट में मोशन को ब्रेक करते हैं, ठीक है? जी सर। नोट करो जल्दी से। सर ऊपर करिए।
हो गया? अभी नहीं सर। सर नीचे कर। सर हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक 2 डायमेंशन मोशन है। तो यहाँ पर भी मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो कंबाइन कर देंगे और नहीं जरूरत पड़ी तो छोड़ देंगे, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकल प्लेन में थ्रो कर दें, पत्थर को उठा करके वर्टिकल में फेंक दिया, वर्टिकल प्लेन में फेंक दिया, ठीक है? जी सर। लेकिन डायरेक्शन वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। अगर वर्टिकल डायरेक्शन हो गई तो ये वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा। तो वर्टिकल को छोड़ करके बाकी हम किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं पत्थर को, ठीक है? बात समझ आ गई नहीं आई? हेलो, जी सर। कोई प्रॉब्लम? सर वर्टिकल में नहीं फेंकना है मतलब? ऊपर की तरफ नहीं फेंकना है, वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। ये जैसे वर्टिकल प्लेन है, जी सर। इस प्लेन में होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा तो वन डायमेंशन मोशन हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा एक डायमेंशन में। तो जी अगर सर। पार्टिकल को थ्रो इस तरीके से किया तो इस तरीके से जाएगा, तो ये 2 डायमेंशन पे प्रॉब्लम हो गई, प्लेन में मूव कर रहा है। जी सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल प्लेन होना चाहिए। तो एक हमने पत्थर को उठा करके फेंक दिया इस तरीके से। तो इसका पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। जहां से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे दैट इज ओरिजिन। समझा गया? जी सर। फिगर बनाओ। बना लिया? जी सर। जो साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है दैट इज ओरिजिन। उसके राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव,
डाउनवर्ड नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। बना लिया? बना लिया? बना लिया सर, बना लिया। अच्छा, तो एक लाइन लिख लो। देखो, इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, if a body is projected in a vertical plane, other than the vertical, then the path traced by the body is called trajectory, and the motion is said to be projectile motion, ठीक है। जी सर। इसको ट्राजेक्टरी कहेंगे और मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। जहां से बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ले ली u के बराबर, और ये एंगल थीटा को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, और मान लेते हैं t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल इस पोजीशन पर है, और यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कुछ चेंज हो जाएगी, मान लेते हैं p हो जाती है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ये x एक्सिस से यहाँ पर ये एंगल मान लेते हैं फाई बनाता है। ये कंपोनेंट bx कहलाएगा और ये कंपोनेंट कहलाएगा by, ठीक है। अच्छा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y ले लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस x, और यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस y, ठीक है। सर। बना लिया? बना रहे सर। हैं? बना रहे सर, बना रहे। अच्छा, अब यहाँ पर भी मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। एक चीज और, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लगेगा जी। यहाँ पर मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस। हमने u को हटा दिया, तो u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर यू कॉस थीटा। u cos थीटा। u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वी यू साइन थीटा। u sin थीटा। u sin थीटा, ठीक है। जी तो सर। सबसे पहले अब एक चीज और समझने की है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही होगा।
यहाँ पर जब पहुंचेगा तब भी u cos थीटा ही होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ पर भी u cos थीटा ही होगा, ठीक है। जी सर। यहाँ पर हमने टाइम t पर bx लिखा है, bx की वैल्यू क्या हो जाएगी v cos फाई, और इसकी वैल्यू भी u cos यू थीटा के कॉस थीटा। बराबर। समझ आ गई बात? हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जी सर। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लग रहा है, इसलिए अपने टॉप टॉप पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी घटेगी और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब टॉप पॉइंट पर पहुंचेगा तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, नहीं। ठीक है। जी समझ आ गई? जी सर। समझा? अच्छा, तो सबसे पहले हमको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन। तो जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइंड करेंगे। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे या एक्स एक्सिस, आगे सब जगह पर एच सी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जी सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रिलेशन लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है, u cos थीटा के बराबर हो जाएगी। टाइम t में डिस्टेंस ट्रेवल्ड x के बराबर है और टाइम t है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया? जी सर। अब इसी में देखो, वर्टिकल कंपोनेंट vc, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g लग रहा है, इसलिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सर। तो यस की जगह पर बाई, यू की जगह पर यू साइन थीटा, टी की जगह पर टी प्लस 1/2, ए की जगह पर माइनस जी क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, इंटू टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। समझा गया? सर एस की जगह वाई क्यों रखेंगे? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? जी सर। हो गया? सर एक मिनट नोट कर। हो गया? एक मिनट सर एक। जी सर।
अच्छा, अब हमें इक्वेशन ऑफ द ट्राजेक्टरी पता करनी है, तो t को एलिमिनेट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकंड, ठीक है? जी सर। y इज इक्वल टू u sin थीटा, t की जगह पर x अपान u cos थीटा माइनस हाफ g, t की जगह पर x अपान u cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है? जी सर। y इज इक्वल टू x, u से u कैंसिल, टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपान u स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा। ये इक्वेशन बनी। तो ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पाथ को ट्रेवल कर रहा है। समझा क्या? जी सर। नोट करो। हो गया? सर एक मिनट। जी सर। ये इक्वेशन किस चीज की है? सर ट्रेजेक्टरी। अरे ट्राजेक्टरी तो है, स्ट्रेट लाइन है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है? ये सर पता नहीं सर। हम्म? हैं? तुमको बहुत पैराबोला। पैराबोला क्यों है? क्योंकि सर इसमें एक्स स्क्वायर है, यू स्क्वायर। हाँ, तुमको पहले भी बता चुके हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए प्लस, एक मिनट, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इनके बीच में नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो जी अगर सर। ऐसी कोई इक्वेशन है तो पैराबोला की इक्वेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर जी देखो, सर। सेकंड ऑर्डर टर्म भी है और फर्स्ट ऑर्डर टर्म भी है। हम्म। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये वाली फॉर्म है। हाँ सर। तो इसलिए ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो नीचे लिख लो एक लाइन, देखो, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला that is the path of the particle will be a parabola, ठीक है? जी सर। तो ये जो है वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक? इतनी बात समझ आ गई? जी सर। इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है, मगर इस इक्वेशन का यूज हम नहीं करेंगे, या बिल्कुल ना के बराबर करेंगे, लेकिन इक्वेशन को तुम्हें याद रखना है, ठीक है? यही इक्वेशन तुम्हारे 12 में भी बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जी सर। वहां पर केवल जी की जगह पर इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसके अलावा पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। अब इसी में देखो, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट का मतलब ये हो गया कि जितनी हाइट तक पार्टिकल जाता है या बॉडी जाती है, तो ये हाइट जो है वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा किसके बराबर, यू cos थीटा के बराबर, मगर वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं होगा, यानी बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉडी ऊपर की तरफ राइज नहीं करेगी। ठीक, जी सर, फिगर बना लिया। बना दी सर। हाँ जी सर। तो एक लाइन लिख लो, मैक्सिमम हाइट किसको कहेंगे, द हाइट अप टू विच द बॉडी rises in vertical डायरेक्शन। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो भी वर्टिकल कंपोनेंट से ही निकलेगा। हाइट पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है u sin थीटा। तो तीन जी इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें, b बराबर u प्लस ए टी, एक हमारे पास इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज करें, सर, क्योंकि टाइम तो गिवन नहीं है यहाँ पे, हाँ तो तो बी कौन सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यूज करना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन कितनी है, 0 है सर। इनिशियल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन यू cos यू साइन थीटा। का होल स्क्वायर प्लस 2, एक ही वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में, एक ही वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी, सर जी। माइनस जी, नीचे की तरफ नहीं लगेगा, जी सर। यस की जगह पर एच। ठीक है, जी सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस रिलेशन को याद रखना है। जी सर। लिख लिया। जी सर। दूसरा, टाइम ऑफ लाइट, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी देर तक पार्टिकल या बॉडी एयर में रहेगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक है, मतलब जी यहाँ सर। से लेकर यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। ठीक, जी सर। तो नीचे एक लाइन लिख लो, द टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन इन एयर, द बॉडी रिमेन इन एयर। ठीक है, जी सर। तो ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, कहाँ पे सर? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी ऐसे ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बाई एक्सेस के अलावा। अरे कितना हो गया, मैं इतना पूछ रहा हूँ केवल। सर, इंस्टेंट यू पे तो यू साइन थीटा। अरे भाई मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस बॉडी कितनी हुई है, बॉडी ऐसे गई ऊपर और फिर से वापस आ गई, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट डबल हुई? सर कोई हाइट नहीं, तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। जी सर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता करना है, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें? फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है। So S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square। गई कहाँ थी? इतनी देर वहां कैसे लगा? मेरा ही बगल लगा था ना। हैं? उत्तराखंड का मौसम लगा था बगल में। बता के तो जाया करो। ठीक है, सपना आया था कि वहां पर लगा होगा। चलो ठीक है। वहाँ चूहा रखा है, उसको छोड़ने चलना है जड़े में। अभी नहीं, पहले चलना है। मीना मैं चलोगी नहीं तुम? नहीं। क्यों? थक गया। अच्छा ठीक है, जाओ। चलो। यस बराबर यूटी प्लस हाफ एट इसका, ठीक है। जी सर। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लगा रहे हैं, एस की वैल्यू 0, ठीक है। जी सर। यू की जगह पर क्या लिखें? U की जगह पे सर वर्टिकल डायरेक्शन में सर U sin थीटा। प्लस या माइनस? प्लस। हाँ, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस। टाइम टी फाइंड करना है, प्लस 1/2 एक ही जगह पर माइनस जी। इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सर। टी को हमने बाहर निकाल लिया, यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी इंटू टी डेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जी सर। अब a इंटू बी इज इक्वल टू 0 अगर है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। जी सर। तो देखो यहाँ पर भी a ये हो गया, b ये हो गया, तो या तो t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या इस पर 0 होगा। u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। बात समझ आई? सर। तो t की यहाँ पर दो वैल्यूज मिली, आप पहले समझ लो फिर नोट करना। देखो बॉडी को हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया था, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 दो पोजीशन पर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पर आएगा t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आएगा t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है। जी सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? सर 2u sin थीटा बाई जी। समझ आ गई बात? जी सर। नोट कर लो, ये फार्मूला भी याद रखना है। हालांकि इनका फार्मूलों का यूज हम लोग बहुत रेयर करेंगे। जी सर। हो गया? एक मिनट सर। सर आपने बताया था कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी पे। और सर जब आपने बताया था कि वी वाई जो था वहां पे भी तो 0 होगा था। वहां पर वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना 0 है।
यहाँ पर बी वाई इज इक्वल टू 0 है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h के बराबर है। जी सर। एक चीज को दूसरे में मिक्स मत करो। हो गया जी सर। है। जी सर, हो गया। अच्छा, अब इसी में तीसरा लिखो, रेंज, इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस रेंज कहलाती है, ठीक है। जी सर। यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट टू हिट द ग्राउंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेंज कहलाएगी, ठीक है। जी सर। तो लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट टू हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। जी सर। तो हमको रेंज निकालनी है, तो रेंज तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जी सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एट नहीं कर रहा है, जी सर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। जी सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, यू साइन यू कॉस थीटा। यू का सिरा डिस्टेंस आर के बराबर, टाइम आर कितना के होगा, टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ टाइम फ्लाइट के ऑफ बराबर, फ्लाइट। हाँ सर। आर इज इक्वल टू यू कास थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू 2u साइन थीटा साइन पान जी, थीटा पर। ठीक है। जी। जी सर। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कास थीटा अपान जी, 2 साइन थीटा कास थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, सर साइन टू थीटा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। जी। ये हो गई रेंज की वैल्यू, ठीक है। अच्छा। नोट कर लो। नोट कर लिया। एक मिनट सर। जी सर, हो गया। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। अभी रेंज में थोड़ा सा और बताना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन एक लिख लो, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच the range and maximum height have the same values. have the same values, ठीक है। जी सर। लिखो, बताओ।
कितना आंसर निकला? सर बता दें। सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। देखो सही से। नहीं हो रहा? सर 4 कैसे आएगा? रेंज और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू सेम है। रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 2 को इधर अब ले तो जाओ। सर 4 साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा हाँ सर ये साइन थीटा 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ठीक है ना? तो यही वाली वैल्यू 0 होगी। 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। tan इनवर्स 4। और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 76 डिग्री आती है। एग्जामिनेशन में दोनों चीजें पूछी जाती है, कभी 76 डिग्री दिया होता है, कभी tan इनवर्स 4 दे रखा होता है। तो तुम्हें दोनों ही वैल्यूज याद रखनी है, जी सर। ठीक है? जी सर। रेंज अभी कंप्लीट नहीं है, रेंज में ही थोड़ा सा और लिखो, डॉट बना के लिखो। पहला डॉट, द रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखो रेंज की वैल्यू है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। u कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, केवल एंगल को ही हम लोग वेरी कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है तो मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। और साइन की हाँ सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सर 1 होती हैं? 1। 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। 1 कब होगी? 90 पर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हम किसी बॉडी को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो रेंज होगी मैक्सिमम, ठीक है? जी सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। नोट कर लो। हो गया? सर हो गया। अच्छा, एक बात और समझो। ये हमने किसी बॉडी को 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया,
ऐसे जाएगी। जी सर। ये एंगल है 45 डिग्री। अगर हम किसी बॉडी को 45 से कम डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, ऐसे, तो बॉडी इस तरीके से जाएगी। ठीक है। सर। ये एंगल जो है वो थीटा इज लेस देन 45 डिग्री है। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लेवल को सेम रखें तब तो 45 डिग्री एंगल पर रेंज मैक्सिमम हो रही है, यहां से लेकर यहां तक। समझा गया? लेकिन अगर हम किसी बॉडी को किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम होगी 45 डिग्री से कम एंगल पर। ठीक है। अच्छा। और ये जो एंगल है ये डिपेंड करेगा हाइट के ऊपर। ठीक है। जी सर। बात समझ आ गई नहीं आई? जी सर। तो फिगर बना लो, फिर एक लाइन लिखो। सर मतलब खड़े खड़े अगर ग्राउंड पे खड़े होकर 45 डिग्री से फेंक रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम होगी 45 पे। हाँ, अगर किसी हाइट से किसी खंबे के ऊपर चढ़ के फेंकें या टावर से फेंकें तो 45 डिग्री एंगल पर रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। यहाँ पर देखो ना नीचे कि ये हरा वाला जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा रहा जी सर। है ना। लेकिन हम्म, यहाँ पर क्या है, पीला वाला ज्यादा डिस्टेंस तक गया है। अगर लेवल सेम रखा तो सेम पीला वाला जो है ज्यादा डिस्टेंस पर जा रहा है। और अगर हम हाइट को कंसीडर करें तो हरा वाला जा रहा है। जी सर। फिगर बना लिया? बना रही हूँ सर, एक मिनट। जी सर। तो लिख लो, द रेंज विल बी मैक्सिमम, द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर एंगल 45 डिग्री, फॉर एंगल 45 डिग्री only when the point of projection and point to hit the ground, only when the point of projection and point to hit the ground are at same level, are at same level. But if the body is projected, but if the body is projected from some height, then range will be maximum, then range will be maximum for angle less than 45 degree, and this angle depends upon height as theta is equal to 1 by 2 cos inverse gh upon u square plus gh। ठीक है। अगर मान लो हाइट निकालने को आ ही जाए तो ये रिलेशन याद रखना। जी सर। ठीक है। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं मगर उसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। जी सर। तो सर ये हाइट के लिए हो जाएगा कि थीटा के लिए आएगा फिर? क्या चीज? सर ये थीटा के लिए हो जाएगा कि हाइट के लिए?
ये दोनों चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। थीटा थीटा एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। जी सर। पर्टिकुलर हाइट के लिए पर्टिकुलर एंगल होगा। ठीक है। जी सर। अगला डार्ट बना के लिख लो। रेंज का फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसी फार्मूले में थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा पुट कर दो और देखो क्या आता है। तो सर साइन थीटा ही है। हैं? साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पर मान लें आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही चीज आ रही है? हैं? हाँ सर, हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें और 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें तो रेंज रहेगी सेम। जैसे 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें या 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें, 15 पर प्रोजेक्ट करें या 75 पर प्रोजेक्ट करें, 40 पर प्रोजेक्ट करें या 60 पर प्रोजेक्ट करें, रेंज विल बी सेम। समझा गई बात? यस सर। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। ये अगर हम थीटा एंगल मान लें तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। रेंज सेम है मगर दोनों में हाइट अलग है। यहाँ पर h1 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पर h2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों का अलग अलग होगा, t1 t2। समझ में आ गया? ठीक है। रेंज सेम होगी मगर टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग सेम टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा और हाइट भी अलग अलग होगी। ठीक है। जी सर। हो गया? एक मिनट सर। जी सर। तो नीचे एक लाइन लिख लो, द रेंज विल बी द सेम, द रेंज विल बी द सेम whether the particle is projected whether the particle is projected at an angle of theta or 90 minus theta। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको नोट कर लो। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। सर ये आपने 15 डिग्री के लिए 75 लिखा ना? लिखो एक क्वेश्चन। देखो, टू projectiles are projected at angles pi by 4 plus theta
π/4 plus theta and π/4 minus theta, where theta is less than π/4. With same speed. The ratio of horizontal range described by them is option first tan theta ratio 1, option second 1/tan square theta, third option 1/1, चौथा 1/√3. कितना आंसर सर कर लेंगे। हो गया सर बस 1 मिनट बता रहे। सर ये 1:1 हाँ 1:1 तो ठीक है, मगर तुमने इतना टाइम लगाया, तुम्हारा दिमाग जो है बहुत कम चलता है, इसको चलाने की कोशिश करो। देखो ये 2 एंगल दे रखे हैं, इसको 90 में से माइनस करो, π/2 माइनस π/4 प्लस थीटा, इसमें से इसको माइनस किया π/4 माइनस थीटा, ये आ गया दूसरा वाला एंगल। जी सर। तो ये जो तुम्हारे ऑप्शन है, इनको देख करके तुम्हारे दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए थी। सुनाया नहीं आया? तो 90 में से सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्या 90 में से सर सब्ट्रैक्ट क्यों अरे करेंगे? भैया, कौन
अभी इतनी तुमको कथा बताई है तो क्या बिल्कुल तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है क्या? यहाँ पर ये पूरी रामायण तुमको बताए हैं, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम होगी, 15 पे 75 पर रेंज होगी। ये तुमको कुछ समझ में नहीं आया क्या? सर समझ में तो आया है। हाँ, तो फिर पाई/2 का मतलब क्या होता है? 90। 90। तो 90 में से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जी सर। तो रेंज सेम नहीं होनी चाहिए? अरे भैया, 30 का मतलब क्या, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 ही तो आता है। सर वो तो ठीक है। तो क्या तुमको समझ में नहीं आया? अब तुमको क्या चीज समझ में नहीं आई है? सर आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। हम तो यही तो कह रहे हैं कि तुमको ये ऑप्शन देख करके तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए था कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करें। तो सर इसमें ये तो कहीं दे नहीं रखा है कि रेंज सेम होगी। 1:1 का रेशियो का क्या मतलब हुआ? हाँ सर, इसका तो ये मतलब है, पर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं गिवन था ना, तो अरे पहले से भैया, थोड़ी मेरे ना। क्वेश्चन में क्यों दिया होगा? क्वेश्चन में तो रेशियो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में क्यों दे देंगे? अगर R1 R2 रेंज मान लो तो इनका रेशियो अगर R1 और R2 की वैल्यू सेम है तो 1:1 का रेशियो नहीं आएगा। और सर अगर कुछ और होता क्वेश्चन, उसमें सेम ना आ रहा होता, तो इसका मतलब तो था कि रेंज सेम नहीं होती। हाँ, तो तो सर तुम्हें हमें इजी। कैसे पता चलेगा? अच्छा, वही तो तुमसे समझा कि तुमको इतनी तरह से क्या रहे हैं कि ये तुम्हें ऑप्शन देख करके तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी। यही तो तुमको समझा रहे हैं उतनी देर से। इतना तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए था कि तुमको ये चीज जो है समझ में आनी चाहिए थी कि हम इस तरीके से करके देखें इसको एक बार। तुमने जो आंसर निकाला है वो ये वैल्यूज पुट करके निकाला है। जी सर। तुमको समझा तो यही रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये तुम मेथड फॉलो नहीं करोगी तो ऐसे तो तुमको एग्जामिनेशन में बहुत टाइम लगेगा। ऐसे बहुत सी ट्रिक्स तुमको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वही तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बहस लड़ा रही हो। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मैं दिमाग के बहस अंदर नहीं ये, लड़ रही, पूछ रही हूँ खाली। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जो हम जितना कहा करें उतना सुना करो। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए थी कि अगर हम इसको इस तरीके से अप्लाई करें तो हमारा आंसर हो सकता है आ जाए। तो ये मेथड तुमको फॉलो करके देखना चाहिए था एक बार। हम इतनी बात सिर्फ कह रहे हैं। अब इसमें बस ये मत पूछो कि ये कहाँ से आया कैसे आया। ये हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग इतना चलना चाहिए था। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है? जी सर। तो आप बहुत सी चीजें होती हैं जो ऑप्शन से गेस की जाती हैं। तो ऑप्शन को अगर देख करके तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि हम इसको इस तरीके से करके देखें तो हमारा शायद काम चल जाए। तो यहाँ पर देखो पाई/2 से हमने इसको माइनस किया, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू ये गिवन है। इसका मतलब इस पर और इस पर रेंज की वैल्यू सेम होगी। सेम है तो रेशियो 1:1 का आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, और कोई डाउट इसमें? इसमें सर बस ये डाउट था कि मान लीजिए पता कैसे चलेगा कि रेंज सेम होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, जब तुमको 90 में से घटाने के बाद यही एंगल मिल रहा है तो दोनों एंगल पर रेंज सेम होगी कि नहीं होगी? ये तो ऊपर हम्म, वाले कॉन्सेप्ट से ही निकल रहा है। जी सर। तो अब क्या दिक्कत रह गई? समझ अरे गई। भाई, इस वाले एंगल को 90 में से माइनस किया 60 आया, तो 30 और 60 पर रेंज सेम। 15 को 90 में से माइनस किया 75 आया, 75 और 15 पर रेंज सेम। 90 में से 40 माइनस किया 50 आया, 50 और 40 पर रेंज सेम। तो 90 में से इसको माइनस किया, ये वाला एंगल आया, तो इस पर रेंज सेम नहीं होगी। हाँ सर। तो अब क्या रह गया? अब क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ गए। चलो ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? जी सर। लेकिन इसको सब। जो हाँ, क्वेश्चन बोलो। हमने किया था उसमें पूछना है कौन सा क्वेश्चन किया? कि जो सर अभी हम लोगों ने किया था, द फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट हैव सेम वैल्यू के लिए। हाँ हाँ, बताओ इसमें क्या दिक्कत रह गई? इसमें सर साइन थीटा पे बताया कि जीरो नॉट पॉसिबल। अरे भाई, किसी एंगल पर है तो साइन की वैल्यू 0 पर 0 होती है। प्रोजेक्शन तो किसी एंगल पर होगा। अच्छा। तो कोई भी एंगल ले लो, साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ से हो जाएगी? जी साइन सर। 10 लो, साइन 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो। अब 0 एंगल तो होगा नहीं।
जब किसी एंगल पर यस प्रोजेक्ट किया गया है जी सर, तो समझ गया मैं। किसी न किसी एंगल पर साइन, चाहे साइन 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, सब पर कुछ ना कुछ वैल्यू साइन की होगी। ठीक है? तो जीरो एंगल तो होगा नहीं। जीरो एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन तो बनेगा नहीं। ठीक है? ठीक सर, हाँ, तो यहाँ पर जो है साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक? जी सर, ठीक, ऑफ करूँ? कोई प्रॉब्लम और? नहीं सर, ठीक। तुम्हारी जो बुक है वो हम 1-2 दिन में देखो पहुँचवा देंगे वहाँ पर, ठीक है? जी सर। पापा का ऑफिस कहाँ पर है? वो तो सर महानगर साइड है बताया था। महानगर, महानगर में कहाँ पर? ये विकास नगर के पास में ना? अब सर इतना नहीं पता सर। अच्छा, तो हमको ज़रा पूछ के बता देना, अगर महानगर साइड में है तो मैं वहीं पे महानगर में दिलवा दूँगा उनको, ठीक है? जी सर, तो महानगर जो है हमारे घर से पास पड़ेगा, तो मैं उनको दे दूँगा बुक को, ठीक है? जी सर, हाँ, तो आज या कल में हमको बता देना, किसी दिन देखो उनको दे देंगे, ठीक है? जी सर। सर हाँ, शायद महानगर में नहीं गोमती नगर में सर। गोमती नगर में कहाँ पर है? ये तो लोकेशन तो बताओ। सर वो पूछ के बताऊंगी, अभी याद नहीं है मैंने। चलो ठीक है, गोमती नगर इस साइड में तो हम पहुँचा ही सकते हैं, नहीं तो आशियाना साइड में कोचिंग में रखवा देंगे, वहाँ से उठवा लेना। जी सर, हाँ, तो हमको लोकेशन तो बताओ, घूमते-वूमते का तो आना-जाना रहता ही है। पूछ के बता दूंगी सर। ठीक है।